सो फाइनली 2 साल के बाद जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 का एपिसोड 1 और 2 हमारे सामने ड्रॉप हो चुका है। एंड एपिसोड 1 और 2 को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको सीजन 2 का थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ, जिस कारण आपको भी और मुझे भी कहानी से कैचअप करने में थोड़ी बहुत मदद तो जरूर मिलेगी यार। जैसे कि सीजन 2 में हमने देखा था कि शिबुया इंस्टीट्यूट के अंदर गेतो ने गोजो को शील कर दिया था, जिस कारण पूरा जुजुत्सु वर्ष डरा हुआ था। उसी की दूसरी ओर सुकुना ने भी यूजी के बॉडी के अंदर अपना कंट्रोल लेना शुरू कर दिया था। एंड हमें ये भी पता था कि नोबरा और ननामी की मौत माहितो की वजह से हुई थी। बट एट द एंड यूजी जब उसे मारने वाला था तब वहाँ पर गेतो आकर उसे एक कॉर्स बॉल में कन्वर्ट करके उसे निगल जाता है। एंड उसी की दूसरी ओर हायर अप्स ने भी यूजी को एक क्रिमिनल घोषित कर दिया था। एंड यूजी को मारने का कॉन्टेक्ट यूता के पास था। अब उससे आगे कहानी हम इस वाले वीडियो में जानेंगे। सो एपिसोड के शुरुआत में हम दो लोगों की कन्वर्सेशन को देखते हैं, जहाँ पर एक आदमी बोलता है क्या वो सच में मर गई है और माई-चान का क्या हुआ, जिसको रिप्लाई देते हुए एक लड़की बोलती है फिलहाल के लिए तुम अभी क्लैन हेड के बारे में सोचो, वैसे भी अभी जो मर रही है वो माकी है ना कि माई-चान। एंड हाँ, ये चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, माकी के रिगार्डिंग आपको आने वाले एपिसोड में क्लियरली मेंशन हो जाएगा। मीन्स उसके रिगार्डिंग क्या क्या है वो आप सबको पता चल जाएगा। बैक टू कन्वर्सेशन एंड वही आदमी फिर से बोलता है माकी-चान एक प्रीटी गर्ल तो जरूर है, बट वो एक अच्छी लड़की नहीं है। वो इतना भी नहीं जानती कि आखिर एक मर्द को कैसे सपोर्ट किया जाता है। एक औरत जो अपने आदमी के पीछे 3 स्टेप भी नहीं चल सकती, वो औरत एक मजबूत औरत हो ही नहीं सकती। एंड तभी हमें इस बंदे का नाम पता चलता है जो कि नाओया जेनिन होता है। अगेन से नाओया जेनिन बोलता है माँ की एक टफ गर्ल होने का एक्टिंग करती है, बस डीप डाउन तो उसे भी पता है कि वो एक कमजोर लड़की है। इन द सेम टाइम तभी एक दूसरा आदमी बोलता है तुम काफी लेट हो, जब तुम्हारे पिता मौत की कगार पर थे तो तुम कहाँ पर थे। तभी रिप्लाई देते हुए नाओया जेनिन बोलता है अभी ये मैटर नहीं करता कि मैं आया हूँ या नहीं आया, क्योंकि वो मैं ही हूँ जो जेनिन क्लैन का नेक्स्ट हेड बनने वाला है। अगेन से नाओया बोलता है मेरे जितने भी ओल्डर ब्रदर्स है वो सारे के सारे यूजलेस है, और रही बात अंकल आपकी और उसके यंगर ब्रदर की, जो कि ऑफकोर्स है मुझसे बेटर नहीं हो आप लोग, और रही बात आपकी बेटी जो कि इस लिस्ट में ही नहीं आती। नाओया के ऐसे बोलते ही वो सारे लोग काफी ज्यादा ट्रिगर हो जाते हैं और सीधा नाओया की गर्दन पर तलवार रख देते हैं। इन द सेम टाइम वहाँ पर जेनिन क्लैन का एक वकील आता है। इसके बाद वो लॉयर बताता है कि मरने से पहले लॉर्ड नाओबितो ने एक विल तैयार की थी। इस विल को वो अभी उन सब के सामने पढ़ने वाला है। आगे वकील साफ साफ क्लियर करता है कि जेनिन क्लैन का 27th लीडर नाओया जेनिन बनेगा, और साथ ही वकील ये भी बताता है कि जेनिन क्लैन में जितने भी एसिड्स है इंक्लूडिंग कॉस्टूल वो सब नाओया को विरासत में मिलेंगे। आगे वकील ये भी क्लियरिफाई करता है अगर किसी भी रीजन से गोजो की मौत हो जाती है या फिर कोई गोजो को शील कर देता है तो फिर तोजी फुशिगुरु के एग्रीमेंट के हिसाब से मेगुमी फुशिगुरु जेनिन क्लैन का अगला हेड बनेगा। जिसे सुनने के बाद नाओया जेनिन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जिसके बाद वो मेगुमी फुशिगुरु के रिलेटेड पूछने लगता है, जिस पर एक लेडी बताती है कि मेगुमी फुशिगुरु अभी यूजी इतादोरी नाम के लड़के से है जो कि एक सुकुना का वेसल है। जिसके बाद नाओया जेनिन खुद डिसाइड करता है कि वो सुकुना के वेसल और फुशिगुरु को एक साथ ही मारेगा। जिसके बाद हम यूजी और चोजो को देखते हैं, जहां चोजो यूजी के इंजरीज के बारे में पूछने लगता है, बट यूजी अपने इंजरीज से ज्यादा उन लोगों की फिक्र कर रहा था जिन लोगों को सुकुना ने बेमतलब का मार दिया था। अभी चोजो बोलता है यूजी मेरे बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ये बात मानो तो तुम जुजुत्सु हाई वापस चले जाओ। चोजो को रिप्लाई देते हुए यूजी इतादोरी बताता है कि वो वरीड बिल्कुल भी नहीं है और ना ही वो वापस जाने की बात पर फिक्र कर रहा है। वो तो सिर्फ फुशिगुरु को लेकर परेशान है, क्योंकि सुकुना जो है फुशिगुरु को लेकर कुछ न कुछ प्लान बना रहा है। एंड जो लोगों ने भी मांगा पढ़ा है उनको क्लियरली पता है कि फुशिगुरु को लेकर सुकुना क्या प्लान बना रहा है। आगे यूजी बताता है कि सुकुना की वजह से फ्यूचर में कई सारे लोगों की मौत हो सकती है, लेकिन फिलहाल के लिए उन्हें कॉर्स ऑब्जेक्ट को मारने में फोकस करना होगा। जिसके बाद हम क्लियरली देखते हैं यूजी और चोजो दोनों मिलकर वहाँ के कॉर्स ऑब्जेक्ट को मारते हुए जा रहे थे। जैसे ही वो दोनों मिलकर कॉर्स स्पिरिट को खत्म कर रहे थे तभी वहाँ पर एंट्री करता है नाओया जेनिन। आने के साथ नाओया जेनिन फुशिगुरु के बारे में पूछने लगता है। अगेन से नाओया जेनिन बोलता है तुम लोग अभी भी मेरे सामने खड़े हो, क्या तुम्हारा भागने का इरादा नहीं है। जिस पर रिप्लाई देते हुए चोजो बोलता है भागने का प्लान, आखिर तेरा कहने का मतलब क्या है, आखिर हम क्यों भागने वाले हैं। जिसको रिप्लाई देते हुए नाओया जेनिन बोलता है तुम लोगों को पता नहीं मैं यहाँ पर तुम्हारा खेल खत्म करने आया हूँ, बिकॉज अब तुम्हें बैकअप देने के लिए गोजो सातुरो भी नहीं है। मैं यहाँ पर मेगुमी फुशिगुरु के लिए आया हूँ और ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम जिंदा रहो या मर जाओ, बट ये चीज
मुझे काफी ज्यादा एनोइंग लग रही है, सो मैं भी अभी के लिए मैं तुम्हारी सिर्फ टांग तोड़ूं। मेगुमी फुशिगुरु का नाम सुनते ही यूजी इतादोरी पूछता है, आखिर तुम्हारा मेगुमी फुशिगुरु से क्या काम है? आखिर तुम उसे ढूंढ क्यों रहे हो? जिस पर नाओया जेनिन बताता है वो उसे यहाँ पर मारने आया है। लिटरली बंदे ने अपना स्टेटमेंट कंप्लीट किया और डायरेक्ट जाकर इतने फास्ट यूजी इतादोरी पर सरप्राइज अटैक कर दिया। इवन उस टाइम यूजी इतादोरी उसके मूवमेंट तक को नहीं देख पाया था। मतलब बंदा काफी ज्यादा पावरफुल है। उसी की अगली ओर चोजो अपने भाई इतादोरी की मदद करने की कोशिश करता है, बट नाओया जेनिन चोजो को भी काफी कुत्ते की तरह मार रहा था। ऐसा कहने में गलत भी नहीं होगा कि यूजी और चोजो दोनों ही एक बंदे के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहे थे। एंड भाई ये सीन मुझे काफी अच्छा लगा कि बंदा मारते हुए भी अपने हेयर स्टाइल को मिला रहा है। आप लोग क्लियरली देख सकते हो बंदा बैक टू बैक मारे जा रहा है और एक हाथ से अपने हेयर को सेट कर रहा है। दैट मीन्स बंदे का ऑरा तो खतरनाक है भाई। बट इन द सेम टाइम उन तीनों लोगों को वहाँ पर एक काफी खतरनाक प्रेजेंस फील होती है। इवन उस प्रेजेंस को फील करके 1 मिनट के लिए इतादोरी को लगता है कि वहाँ गोजो सेंसे खुद अपेयर हुए हैं। एंड जैसे ही वो सारे के सारे लोग ऊपर की तरफ देखते हैं, वहाँ पर होता है नॉन अदर देन यूता ओकोत्सु। जी हाँ गाइस, फाइनली यूता की एंट्री इस वाले इंसिडेंट के अंदर हो चुकी है। आने के साथ यूता बड़ी काम में पूछता है, आखिर तुम लोगों में से यूजी इतादोरी कौन है? जिसके बाद बंदा 1 मिनट भी होल्ड नहीं करता और डायरेक्ट अपना कटाना लेकर भिड़ने के लिए रेडी हो जाता है। जिसके अगले ही सेकंड में नाओया जेनिन अपने हाथ को खड़ा करता है और बोलता है, होल्ड ऑन, मैं तुम्हारे साइड हूँ, तुम यूता ओकोत्सु हो ना? राइट, मैंने सही कहा ना? ओकोत्सु नाम सुनते ही यूजी इतादोरी को भी पता चल जाता है कि ये गोजो सातोरू का एक फेवरेट स्टूडेंट है। जिसके बाद यूता नाओया जेनिन से पूछता है आखिर वो कौन है और यहाँ पर क्या कर रहा है। इसका रिप्लाई देते हुए नाओया बताता है उसका नाम नाओया जेनिन है और वो माकी का कजन है। आगे नाओया जेनिन बताता है कि यूता की तरह वो भी यूजी इतादोरी को मारने के एक टास्क में है। उसी की अगली ओर चोजो इतादोरी को यहाँ से भागने को बोल रहा था। एंड अगले सेकंड में हम देखते हैं कि यूता यूजी के पीछे पड़ चुका था। एंड उसी की दूसरी ओर नाओया चोजो के साथ लड़ रहा था। तभी नाओया जेनिन बोलता है, अच्छा तो तुम ब्लड मैनिपुलेशन का यूज कर रहे हो, बट इसका मुझ पर कोई भी असर नहीं होने वाला। इस टेक्निक को यूज करने के लिए तुम्हें थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट वो टाइम मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं देने वाला। सो मरने के लिए तुम रेडी हो जाओ। तभी रिप्लाई देते हुए चोजो बोलता है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से यहाँ से जाने दूंगा जिसने मेरे भाई के ऊपर अटैक किया था? जिसके अगले ही सीन में हम इतादोरी और यूता के बीच एक फाइट देखते हैं, जिस फाइट में ऑलमोस्ट यूता ने इतादोरी के ऊपर स्लैश मार दिया था, बट इतादोरी उस स्लैश से बच जाता है। अपने अटैक से यूजी को बचता देख यूता भी इतादोरी से थोड़ा इम्प्रेस हो गया था। जिसके बाद यूता बैक टू बैक इतादोरी पर हिट करने की कोशिश करता है, बट ही कांट, वो नहीं कर पा रहा था। तभी यूजी इतादोरी अपने मन ही मन सोचने लगता है, ये बंदा कोई मामूली बंदा नहीं है, मैं साफ साफ फील कर सकता हूँ इस बंदे के अंदर इंसेन अमाउंट ऑफ कर्स एनर्जी है। आगे यूजी ये भी बताता है कि यूता अपने कर्स एनर्जी को बूस्ट करके अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है। यूजी ये भी क्लियर करता है कि यूता उससे जस्ट अपोजिट बंदा है। यहाँ यूजी का कहने का मतलब ये है कि उसके अंदर कोई भी कर्स एनर्जी है ही नहीं, वो अपने स्ट्रेंथ के दम पर लड़ता है जिससे भी लड़ता है। बट वहीं यूता इस फाइट में अपने कर्स एनर्जी को अपने एज अ स्ट्रेंथ के तौर पर लड़ रहा है। मतलब वो अपने कर्स एनर्जी को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर रहा है, फिर यूजी से लड़ रहा है। That's why यूजी इसलिए बोल रहा है कि वो और यूता जस्ट अपोजिट है। आगे यूता बोलता है, तुमने कुछ नोटिस किया यूजी इतादोरी? मेरे पास गोजो सेंसे से भी ज्यादा कर्स एनर्जी है, बट उनके पास 6 आई की पावर है। That's why उनकी कर्स एनर्जी कभी भी खत्म नहीं होती। अगर परफॉर्मेंस के मामले में बोलूं तो गोजो सेंसे अभी भी स्टिल नंबर 1 पर है। अगेन से यूता बोलता है, यूजी इतादोरी क्या तुम्हें पता है कि मैं अपने कर्स एनर्जी से बाहर हो सकता हूँ, बट गोजो सेंसे वो ऐसा नहीं कर सकते। तो यूजी इतादोरी कन्वर्सेशन यहीं पर खत्म होती है और आगे जो भी होगा उसे झेलने के लिए रेडी हो जाओ। जिसके बाद उन दोनों में फिर से फाइट शुरू हो जाती है। फाइट के दौरान यूजी उन सारी बातों को याद कर रहा था जो गोजो सेंसे ने उसे बताई थी। तभी यहाँ यूता अपनी तलवार को लेकर यूजी पर हमला कर रहा होता है, बट यूजी उसके अटैक से अपने आप को डिफेंस कर रहा था। लेकिन तभी यूजी एक कार से एक छोटा सा नाइफ निकाल लेता है और उस नाइफ से यूता के साथ लड़ने लगता है, बट अगले ही सेकंड यूता अपने कटाने से उस छोटे से नाइफ को तोड़ देता
देता है और यूजी पर एक स्लैश मार देता है, बट उसी की दूसरी ओर यूजी ने भी यूता की उस तलवार को तोड़ दिया होता है। यही मौका देखकर यूजी यूता से हैंड टू हैंड फाइट करने जा ही रहा था, बट इन द सेम टाइम यूजी के पीछे से रीका उसे पकड़ लेती है, जिसके बाद यूता रीका से बोलता है, रीका हम दोनों सिर्फ खेल रहे थे, प्लीज मेरे लिए उसको होल्ड करके रखो, उसे जाने मत देना। अगली और रीका को देखकर यूजी अपने मन ही मन में बड़बड़ाने लगता है, आखिर ये है कौन और ये अचानक कहां से आए? क्या ये एक शिनिगामी है? इवन मैं अपने आप को मूव तक नहीं कर पा रहा, ये काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। जिसके बाद यूता अपनी टूटी हुई तलवार को लेकर यूजी के चेस्ट पर घुसा देता है। फाइनली दिस इज द मोमेंट जिसका जेजे के फैंस कई अरसों से इंतजार कर रहे थे, और जैसे ही यूता यूजी के अंदर तलवार घुसाता है तो वो फील डायरेक्ट सुकुना तक पहुंचती है भाई। मींस सुकुना को भी पता चल जाता है कि उसके भेसल के साथ किसी ने कोई छेड़खानी तो कर दी भाई। इसके आगे क्या होने वाला है वो देखने वाले हैं। अगले सीन में हम चोशो और नाओए जेनिन के बीच के फाइट को देखते हैं, जिस फाइट में लिटरली नाओए जेनिन चोशो को एक सिंगल सेकंड दिए बिना बैक टू बैक हिट करते हुए जा रहा था। तभी चोशो अपने मन ही मन बोलने लगता है, ये बंदा तो बहुत ज्यादा तेज लग रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये बंदा किस तरह का कॉस्ट टेक्निक को यूज कर रहा है। तभी नाओए जेनिन बोलता है, देखने में तो नहीं लगता बट तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो, आखिर तुम हो कौन? जिस पर चोशो बताता है कि वो 10 सिबलिंग में से एक है। ये मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं है, मैं तुम्हारे टेक्निक और टफनेस के बारे में पूछ रहा हूँ। जिसके बाद उन दोनों में फिर से फाइट शुरू हो जाती है, जिस फाइट में नाओया चोशो के पेट पर एक छोटे से नाइफ से स्टेप कर देता है। तो तुम मुझे ट्रैक करने के लिए अपने आई मसल पर इतना ज्यादा पावर लगा रहे हो? अगेन से नाओया जेनिन बोलता है, टू बैड, हाँ आई एम मूविंग विद अ काउंटर अटैक इन माइंड। ओए ब्लड मैनिपुलेशन वाले लड़के, तू काफी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मैं सोचा क्यों ना मैं इसे यूज कर लूं। तो अब देखा जाए कि तुम इस हालत में मुझसे कितनी अच्छी टक्कर देते हो। तो तुम मुझसे लड़ने के लिए पहले से ही तैयार होकर आए हो। देखो लड़के, ये बात किसी को मत बताना, वैसे तो सॉर्सरर्स का वेपन के साथ घूमना बिल्कुल भी कूल नहीं है। जो भी बंदा वेपन को कैरी करता है वो सिर्फ वेपन पर डिपेंड रहकर फाइट को जीता करता है। लेकिन मेरे जो ओल्डर ब्रदर है वो काफी डरपोक है, फिर भी पता नहीं उनके पास इतना दम कहाँ से आया कि वो तोजी फुशिगुरु के बारे में ऐसा बोले। जिसके बाद चोशो बोलता है, तो इसका मतलब तुम अपने भाई के साथ खड़े नहीं होते, उन्हें सपोर्ट नहीं करते। जिस पर नाउआ बताता है कि वो अपने भाइयों से नफरत करता है, ऐसो को क्या भाई बोलना जो मेरे से कमजोर है, इससे अच्छा तो वो खुद को लटका कर मर जाए। जिस पर चोशो बोलता है, चाहे ब्रदर कमजोर ही क्यों ना हो, लेकिन वो ब्रदर हैं जिनके कारण तुम अभी यहाँ पर हो। तुम अभी मेरे सामने जो भी भाषण दे रहे हो वो मुझे एकदम डिस्कस्टिंग लग रहा है। जिस पर चोशो बताता है कि चाहे एक बड़ा भाई अच्छा हो या बुरा हो, वो हमेशा अपने छोटे सिबलिंग्स के लिए एक एग्जाम्पल बनता है। अगर एक बड़ा भाई एक रॉन्ग पाथ पर चलता है तो जायज है कि वो अपने भाइयों को वो पाथ अवॉइड करने के लिए बोलता है, बट एक बड़ा भाई एक अच्छे पाथ पर चलता है तो डेफिनेटली उसके सिबलिंग्स उसे फॉलो करते हैं। अभी तुम्हें मेरी बात काफी ज्यादा बकवास लग रही होगी, बट मैंने अपने जिंदगी में काफी ज्यादा मिस्टेक की है, लेकिन अब नहीं, अब मैं अपने भाई के साथ खड़ा हूँ। दैट्स द रीजन कि मैं इतना स्ट्रॉन्ग हो पाया हूँ। तभी चोशो अपने टेक्निक से अपने ब्लड को मैनिपुलेट करने लगता है और चारों तरफ अपने ब्लड को सर्कुलेट कर देता है। तभी हमें बताया जाता है कि डेथ पेंटिंग जो है ह्यूमन और कॉर्स स्पिरिट का एक हाइब्रिड है। उनके पास एक स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसकी मदद से वो अपने कॉर्स एनर्जी को ब्लड में ट्रांसलेट कर सकते हैं, इसलिए जब तक उनका कॉर्स एनर्जी पूरी तरह से खत्म नहीं होता तब तक वो नहीं मर सकते। जिसके बाद हम देखते हैं कि चोशो अपने टेक्निक का यूज करता है और नाउए जेनिन को अपने घुटने पर गिरने पर मजबूर कर देता है। इन द सेम टाइम वहाँ यूता यूजी को घिसारते हुए आ जाता है और सीधा चोशो को एक बजा देता है। नाउए जेनिन, लगता है तुम काफी दर्द में हो, क्या मैं तुम्हें हील कर दूं? मेरा रिवर्स कॉर्स टेक्निक ह्यूमन को भी हील कर सकता है, लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी, तुम्हें इतादोरी की मौत की रिपोर्ट हायर अप्स तक पहुंचाना होगा। इन द सेम टाइम यूजी इतादोरी को अपने बचपन का एक सीन याद आता है जहां यूजी का बाप बोल रहा होता है, पापा अगर आप फिर से वही बात करने वाले हो तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जिसको रिप्लाई देते हुए यूजी का दादाजी बोलता है, जिन बेटा आखिर तुम अपनी जिंदगी को ऐसे कैसे खराब कर सकते हो? मैं कह रहा हूँ तुम उस औरत से दूर हो जाओ वरना तुम मर जाओगे। जिस पर जिन बोलता है, पापा प्लीज यूजी के सामने ऐसी बात क्या मत करो ना, कभी कभी बच्चों को ऐसी बातें याद रह जाती हैं। तभी यूजी का दादाजी बताता है, मुझे पता है कि तुम एक बच्चा चाहते हो, बट काउरी की मौत किस वजह से हुई थी? क्योंकि तभी एक औरत बोलती है, पापा जी आप किस बारे में बात कर रहे हो? एंड अगर तुम गौर करके इस लड़की के हेड पर देखोगे तो इसके हेड पर स्टैचेस हैं एंड शायद ये यूजी की माँ भी हो सकती है। खैर बैक टू द प्रेजेंट सीन। जिसके बाद यूजी अपनी आँख खोलता है और अपने आप को यूता के साथ पाता है। तभी यूता बताता है कि उसने यूजी को मारने का सिर्फ एक एक्टिंग किया
दिया था, क्योंकि गोजो ने पहले ही इस चीज का अनुमान लगा लिया था, जिस कारण गोजो ने यूता को यूजी पर नजर रखने को बोला था और अब जाकर यूता ने बस गोजो के इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया है। आगे यूता ये भी क्लियर करता है कि इस सिचुएशन को हैंडल करने का बस यही एक तरीका था, अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसे भी हायर अप्स को जवाब देना पड़ता। तभी यूजी पूछता है कि आखिर वो अभी तक जिंदा कैसे है, जिस पर यूता बताता है कि जब उसने यूजी पर स्टैब किया था तब उसका हार्ट धड़कना बंद हो चुका था और तभी यूता ने अपना रिवर्स कॉर्स टेक्निक का यूज किया और यूजी के हार्ट को हील कर दिया था। तभी यूजी यूता से पूछता है कि आखिर उसने उसके लिए इतना सब क्यों किया, जिस पर यूता बोलता है मैं जिन जिन लोगों की केयर करता हूँ वो सारे लोग तुम्हारी केयर करते हैं एंड इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया। आगे यूता बताता है कि मेरे पास कभी ऐसी पावर थी जिसे मैं कंट्रोल नहीं कर पाता था और मुझे लगता था कि वो पावर मुझे जबरदस्ती मिली है, बट ऐसा नहीं था, वो पावर मैंने खुद ही चूज किया था। बट तुम्हारा केस ऐसा नहीं है, तुम्हारे पास जो भी पावर है वो तुम्हारा नहीं है, इसलिए खुद को कोसना बंद करो यूजी इतादोरी। इन द सेम टाइम वहाँ पर फुशिगुरु आता है और बोलता है यूजी हमें जल्द से जल्द जुजुत्सु हाई वापस जाना होगा, क्योंकि जुजुत्सु हाई के आसपास बने बैरियर अभी कमजोर होना शुरू हो गए हैं। यूजी इतादोरी तुम्हारा फेस किसी ने भी नहीं देखा, इसलिए चलो तुम सस्पेक्ट नहीं हो, जिस पर इतादोरी जुजुत्सु हाई जाने से साफ साफ मना कर देता है। यूजी इतादोरी बोलता है फुशिगुरु ऐसा प्रिटेंड मत करो कि कुछ हुआ ही ना हो, मेरे कारण कई सारे बेकसूर ने अपनी जान गुमाई है। एंड तभी यूजी को रिप्लाई देते हुए फुशिगुरु बोलता है यूजी इतादोरी हम कोई हीरोज नहीं है, हम सिर्फ जुजुत्सु सोर्सरर्स हैं एंड कोई भी हमें इस तरह से जज नहीं कर सकता है, जिस पर यूजी इतादोरी जवाब देता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है फुशिगुरु, जब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा तब तक मुसीबत तुम्हें घेरे रहेंगे। अगर तुम्हें सच में ऐसा लगता है इतादोरी तो सबसे पहले इतादोरी मेरी हेल्प करो। आगे फुशिगुरु ये भी बताता है कि केंजाकू ने एक गेम को स्टार्ट कर दिया है, जिस गेम में सब मरने मारने पर तुले रहेंगे और इतना ही नहीं, इस बकवास से गेम में मेरी बीमार बहन को भी इंक्लूड किया जाएगा। एंड इसी के साथ हमें ऑफिशियली बताया जाता है कि कलिंग गेम जो है स्टार्ट हो चुका है और कोई भी इस गेम के रूल को ब्रेक करेगा तो वो डायरेक्ट खत्म हो जाएगा और एक बार कोई बैरियर के अंदर एंटर करेगा तो वो सीधा पार्टिसिपेशन माना जाएगा। जिसके बाद यूजी बोलता है यूता सेनपाई मुझे आपको एक बात बतानी है, सुकुना जो है वो फुशिगुरु को लेकर कुछ न कुछ प्लान बना रहा है। फिलहाल अभी मेरे अंदर सुकुना के 15 फिंगर हैं और इसी कारण से उसने शिबुया के अंदर मेरे बॉडी पर कंट्रोल पा लिया था और शायद मैं सुकुना की बाकी 5 फिंगर को खा लूं तो शायद वो मेरी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। अगर फ्यूचर में जाकर कभी भी सुकुना मेरी बॉडी को कंट्रोल करता है तो बेझिझक मुझे मार देना, क्योंकि मुझे पता है कि ये काम सिर्फ आप ही कर सकते हो यूता सेनपाई। जिसके बाद यूजी फुशिगुरु से पूछता है कि आखिर अब उन्हें सबसे पहले क्या करना होगा, जिस पर फुशिगुरु बताता है कि उन्हें सबसे पहले टेंगेन सामा से मिलना होगा और गोजो को अनशील करने का रास्ता ढूंढना होगा। उसी के साथ उन्हें केंजाकू का नेक्स्ट स्टेप भी पता लगाना होगा। आगे फुशिगुरु ये भी बताता है कि इस सिचुएशन पे हमारी मदद सिर्फ टेंगेन सामा ही कर सकते हैं। तभी यूता बताता है कि टेंगेन सामा एक काउंसलिंग बैरियर के पीछे रहते हैं और उस बैरियर में लगभग 1000 से भी ज्यादा दरवाजे हैं और हमें उन 1000 में से ज्यादा दरवाजे में से एक सही दरवाजे को ओपन करना होगा। यदि हम एक सही दरवाजे को ओपन नहीं करते तो हम टेंगेन सामा से नहीं मिल सकते। तभी यूजी फुशिगुरु से नोबारा के बारे में पूछने लगता है, जिस पर फुशिगुरु कुछ भी नहीं बोलता। इन द सेम टाइम वहाँ पर अचानक चोशो आ जाता है और बताता है कि उसके पास एक तरीका है जिस तरीके के मदद से वो टेंगेन सामा को मिल सकते हैं। आगे चोशो बताता है कि माहितो ने एक बार सुकुना के फिंगर और डेथ पेंटिंग को चुराया था, इसलिए हम भी ऐसा कर सकते हैं अगर हमें टेंगेन सामा से मिलना होगा। एंड अगले सेकंड में हम लोग देखते हैं कि सब लोग मिलकर माकी और यूकी के पास चले जाते हैं, जिसके बाद यूकी फुशिगुरु से टेंगेन के बैरियर के रिलेटेड पूछने लगती है। तभी चोशो आगे आकर सब कुछ एक्सप्लेन करने लगता है। चोशो बताता है कि जहाँ मास्टर टेंगेन रहते हैं उसका दरवाजा वहाँ पर है जहाँ जुजुत्सु हाई अपने कोर्स ऑब्जेक्ट और टूल को स्टोर करके रखते हैं और उसी जगह पर चोशो के छोटे भाइयों की बॉडी भी है, जिस वजह से वो अपने कोर्स टेक्निक का यूज करके 2 लोगों को गाइडेंस दे सकता है। जिसके बाद वो सभी लोग जुजुत्सु हाई के वेयर हाउस में पहुंच जाते हैं और जैसे ही डोर को ओपन करते हैं उनके सामने कई किस्म के पेड़ आ जाते हैं। जिसके बाद वो लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं और एक जगह पहुंच जाते हैं। तभी उस खाली जगह को देखकर यूजी पूछता है आखिर यहाँ पर कोई नहीं है क्या, ये एक हॉल है? जिस पर यूकी बताती है कि दरअसल टेंगेन उन्हें रिजेक्ट कर रहा है क्योंकि टेंगेन इस दुनिया के साथ इंटरफेयर नहीं करता। आगे यूकी बोलती है मुझे लगा था कि 6 आई के शील होने के बाद टेंगेन सामा हमें मिल सकते हैं, बट मैं गलत थी। यूकी अपने मन ही मन सोचने लगती है ऐसा भी हो सकता है कि टेंगेन सामा ने सिर्फ मुझे रिजेक्ट किया हो, बट मुझे नहीं लगता कि टेंगेन सामा ने हम सबको रिजेक्ट किया होगा। और जैसे ही सब लोग वापस जाने लगते हैं वहाँ अचानक टेंगेन सामा अपीयर हो जाता है। एंड इसी के साथ एपिसोड 1 और 2 यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट जरूर कर देना। बाय।